everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7 new NCERT of social science, exploring society, India and beyond. इसका theme A, India and the world, land and the people. इसका first chapter geographical diversity of India ये हमने start किया था. इस वीडियो में हम इसका part number 3 देखने वाले हैं. चलिए आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अदर सब्जेक्ट्स के भी, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, टू वॉच ऑल द वीडियोस. नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. सो यहाँ पे दिया है, अ प्लेट्यू इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज अ मोर और लेस फ्लैट सर्फेस. सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप. सो हमने देखा था कि प्लेट्यू क्या होता है, हाई रेज प्लेटफॉर्म होता है, एक तरफ से या कई तरफ से इसकी स्टीप साइड्स होती हैं और ऊपर से ये बिल्कुल टेबल लैंड फ्लैट सर्फेस इसका होता है, तो इसे हम प्लेट्यू कहते हैं. So India has several plateaus. The most important one is the triangular peninsular area in the middle and south of the country. India के साउथ में और बीच वाला जो पार्ट है, जो नीचे से इंडिया ट्रायंगुलर शेप का बनता है, उसे हम पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं और प्लेट्यू रीजन है. It is also a very old land formation since this region is a peninsula surrounded by water on all three sides by Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean. It is called a peninsular plateau. So ये एक ट्रायंगुलर शेप है इंडिया का नीचे वाला हिस्सा. इसे पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? पेनिनसुला कोई भी वो बॉडी होती है लैंड मास की जिसके तीन तरफ से पानी हो. तो आप इंडिया का जब नीचे का मैप देखेंगे, मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन है. तो तीन तरफ पानी से घिरे होने के कारण इसे पेनिनसुला बोलते हैं. और क्योंकि ये प्लेट्यू रीजन है तो इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं. सो पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स. ओके, सो प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंजेस. यहाँ पर नीचे जो इंडिया के साइड में पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, उसके दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में आप देखेंगे तो माउंटेन रेंजेस हैं, मतलब पहाड़ों की, पर्वतों की एक श्रृंखला है, चेन है, जिसे हम वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड बोलते हैं और ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में बोलते हैं. मैं मैप में अभी दिखा देती हूँ आपको. वेस्टर्न घाट जो है वो टॉलर है एंड रन अलोंग वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल. एक दीवार की तरह वेस्टर्न कोस्ट जो है, कोस्ट यानी समुद्र के किनारे का एरिया. सो वेस्टर्न साइड जिधर अरेबियन सी है उधर समुद्र के किनारे वाले एरिया पे एक वॉल की तरह पूरी माउंटेन की रेंजेस है जिसे हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं. इसमें ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं यानी झरने हैं, फ्लोइंग डाउन देयर स्टीप साइड्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. मॉनसून सीजन में बारिश वाला जो सीजन होता है उस समय बहुत ऊंचे ऊंचे झरने यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं. ओके, ये आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. राइट नाउ डोंट मिस आउट, द वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. दे आर होम टू मेनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी. द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल. जो नदर्न पार्ट, जो ऊपर वाला हिस्सा है वेस्टर्न घाट का, उसे हम सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं. और ये जो वेस्टर्न घाट है इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है. यूनेस्को के बारे में हम कई बार इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट्स में भी. सो विश्व की एक धरोहर है, उस फॉर्म में इसको लिस्ट किया गया है. ओके, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, जो जीव जंतु है यहाँ पर, बहुत ज्यादा डाइवर्स और रिच हेरिटेज हमें देखने को मिलता है. अब ईस्टर्न घाट की बात आती है. सो ईस्टर्न घाट आर lower and broken into smaller hills along the eastern coast. Between these mountain ranges lies the Deccan Plateau, a vast area of flat highland. अब ईस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूअस नहीं है. इसमें रेंजेस के बीच में, पर्वतों की जो श्रृंखला है उसमें बीच बीच में गैप्स है ना, और ये ईस्टर्न कोस्ट पे आता है. मतलब वो एरिया जो ईस्ट साइड में समुद्र के किनारे है और यहीं पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है. ये बीच में आप देख सकते हैं जो फ्लैट हाईलैंड है. प्लेट्यू मतलब फ्लैट हाईलैंड. ओके, नाउ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ कुछ नदियां हैं यहाँ पर फ्लो होती हैं. जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. इंपॉर्टेंट रिवर्स है. दीज रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल. यहाँ हजारों लोगों को यहाँ पर ये नदियां जो है वो पानी प्रोवाइड करती हैं, खेती के लिए, पीने के लिए और भी बाकी चीजों के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है, लेट्स एक्सप्लोर. लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ द बुक. नोटिस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स. जिस नदी की हमने अभी बात की, जिन नदियों की, उनमें से कुछ नदियां, जैसे देखिए एरो को आप देखिएगा, गोदावरी इस तरफ फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में, महानदी भी एंड कृष्णा भी. कुछ नदियां अरेबियन सी की तरफ भी जाती हैं, जिसमें से एक ये है हमारी नर्मदा और एक ये तापी. ठीक है, सो सारी नदियां मोस्टली हमारी ईस्ट साइड फ्लो होती हैं. ऊपर की भी आप देखेंगे गंगा, यमुना, है ना, लेकिन ये दो नदियां जो है नर्मदा और तापी, ये वेस्टर्न साइड फ्लो होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ होम टू
मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज। ये जंगल दिख रहे हैं आपको, ये छत्तीसगढ़ के हैं। डेंस मतलब बहुत घने जंगल है, और इन जंगलों में ट्राइबल पीपल जो आदिवासी लोग रहते हैं वो पाए जाते हैं। ओके, सो दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। ये जो प्लेट्यू एरिया हम पढ़ रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू का, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ, मिनरल्स देखने को मिलते हैं और जंगल हैं, विच मेक्स इट वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। ये इंडिया के अर्थव्यवस्था के लिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिनरल्स मिलते हैं जो कि प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट टिल्स अ लिटिल टू द ईस्ट, सो फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हियर, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सो यहीं से जो नदियां हमने देखा किस तरीके से ईस्टर्न तरफ, क्योंकि जो नीचे का जो हिस्सा है ईस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए जो मोस्टली नदियां हैं वो ईस्टर्न साइड फ्लो करती हैं। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती टू विच ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। नर्मदा और ताप्ती दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब वेस्ट की तरफ बहती हैं अरेबियन सी में, है ना, तो ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग संथाल, गोंड, बाइगा, भील, कोरकू। यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी जो है उनकी कम्युनिटीज रहती हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। कुछ नाम है जैसे संथाल है, गोंड, बाइगा, भील और कोरकू। ये जो ट्राइब्स हैं दे हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। इनकी अलग अलग भाषा है, बहुत सारे ट्रेडिशंस ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और नेचर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इनकी बहुत सी जो आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति से ही पूरी हो जाती हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, आदिवासी लोग हैं, इन स्टेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ दिस बुक टू लोकेट द स्टेट्स एंड कनेक्ट देम टू देयर लोकेशन ऑन द फिजिकल मैप। अब ये जो स्टेट्स हैं इनको आप मैप पे लोकेट कर सकते हैं। ओके, सो प्लेट्यूज जो होते हैं ये होम होते हैं टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया। यहाँ पे बहुत से हमें बड़े बड़े झरने देखने को मिलते हैं। एज रिवर फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, क्योंकि ये जो प्लेट्यू एरिया होता है ना, ऐसा नहीं एक जैसा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। इस वजह से जब नदियां वहां से होकर निकलती हैं, सो जब ऊंचे से नीचे पे गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक झरने की तरह बह रही है ना। सो वही वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलते हैं इन रीजन्स में। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट, यहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं आते, बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। इस पानी का यूज करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं और इरिगेशन यानी खेती में सिंचाई के लिए भी हमें पानी की मात्रा यहाँ से मिलती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ कुछ इमेजेस दी गई हैं, जैसे एक वाटरफॉल का यहाँ इमेज है पेरिया कनाल नियर मुन्नार केरला में। देन ये जो इमेज है लायन टेल मकाओ की, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। किंग कोबरा का इमेज देख सकते हैं जो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ये जो है दिस इज एन इंसेक्टिवोर्स प्लांट, मीनिंग इट फीड्स ऑन इंसेक्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट इन स्टिकी ट्रैप एंड डाइजेस्ट देम। सो ये जो एक आप देख पा रहे हैं रेड कलर का जीव, ये क्या है, एक प्लांट है। इसके दो साइड्स में ये अपने आप के अंदर एक इंसेक्ट को, कीड़े जब उसके आसपास से उड़ते हैं तो ट्रैप कर लेते हैं और ये कीड़ों को खाकर जीते हैं ये प्लांट्स, है ना, इसीलिए इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी बोलते हैं। ये कोल माइन है जो आप देख सकते हैं, ये प्लेट्यू रीजन में है। यहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोयले की खान बोलते हैं जिसे, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कोयले का जो इंपॉर्टेंट यूज है वो एज अ रिसोर्सेज कोयला यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल द यूज ऑफ विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। कोयला जो है एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे बहुत अरबों खरबों साल पहले जब पेड़ धरती के अंदर दब गए, बहुत टेम्परेचर बहुत प्रेशर की वजह से वो कोयले में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। तो जब इस कोयले को जलाकर हम हीट या फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं तो हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ने वाले कोस्टल एरिया के बारे में, है ना। मैंने अभी आपको बताया समुद्र के किनारे का जो रीजन होता है उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो एक हमारा होता है वेस्टर्न कोस्टल रीजन, यहाँ पर देख सकते हैं पतली लाइन है, और इधर है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ये चौड़ा मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल साइड आप देखेंगे ना तो बहुत सारी नदियां बहकर आती हैं। हमने अभी देखा था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियां जब यहाँ समुद्र में मिलती हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट होता है। डेल्टा क्या होता है ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया आपको देखने को मिलता है कोस्टल प्लेन का, लेकिन वेस्टर्न साइड में ये कम देखने को मिलता है क्योंकि हमने देखा था अभी कि वेस्टर्न घाट बहुत एक वॉल की तरह खड़े हैं ना, और इस तरफ को सिर्फ दो ही नदियां हमें देखने को मिलती हैं, नर्मदा और ताप्ती, राइट।
इसीलिए इस साइड जो कोस्टल रीजन है वो कम है। चलिए अब आगे देखते हैं। सो मुंबई का एक इमेज दिया हुआ है, ये वेस्टर्न कोस्ट साइड में आता है और ये फाइनेंशियल सेंटर है इंडिया का। सो चलिए देखते हैं इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। समुद्र के किनारे जो दो तरफ हमने एरियाज देखे उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट। हमारे यहाँ जो कोस्ट लाइन्स है वहां पे आपको बीचेस देखने को मिलते हैं, बीच पे जाते हैं लोग घूमने समुद्र के किनारे, रॉक क्लिफ्स हैं, बहुत घने जंगल देखने को मिलते हैं। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड व्हाइल अदर्स हैव ब्लैक रॉक्स। कहीं कहीं पे बीचेस पे आपको गोल्ड कलर की सैंड्स देखने को मिलती है, रेत, और कहीं कहीं काले काले पत्थर देखने को मिलते हैं। सम आइलैंड्स हैव कोरल रीफ्स व्हाइल अदर्स आर कवर्ड इन थिक जंगल्स। इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। द इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर 7500 किलोमीटर लॉन्ग। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है इसमें इतने सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे, कहीं जंगल है, कहीं कोरल रीफ है। ये सब क्या होता है आगे आने वाला है ना। इंडिया की जो कोस्ट लाइन यानी ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल दोनों को हम मिला देते हैं तो पूरा एरिया ये बनता है 7500 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन योर स्कूल एटलस और वॉल मैप एंड फाइंड द नेम्स ऑफ 5 rivers that flow into Bay of Bengal. Find out India's coastal states and discuss the difference between the western and eastern घाट। देखो 5 नदियां बतानी है हमें जो बे ऑफ बंगाल में बहती हैं। तो अभी तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। अब ये जो नदियां हैं ईस्ट वर्ड बहती हैं और डेल्टा क्रिएट करती हैं, फर्टाइल डेल्टा। डेल्टा वो जगह होती है जहां पर नदी आके समुद्र से मिलती है, और डिटेल में इसके बारे में आगे दिया हुआ है ना। व्हेन दे मीट द बे ऑफ बंगाल, जहां ये समुद्र से मिलते हैं वहां डेल्टा क्रिएट करते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में, जो कि ईस्ट साइड पड़ता है। अब पूछा है ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो वेस्ट साइड आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। ईस्ट साइड में आते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी में है कि आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। जैसे लोकेशन देख लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है। ये कहां पर है इसका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का लोकेशन? बिटवीन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट है और अरेबियन सी उसके बीच में है, ये पतली सी लाइन मैंने ड्रॉ की थी। और इनका है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरो है, पतले हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो चौड़े हैं, ब्रॉड है। डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन दीज रिवर्स स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट? डिस्कस्ड विद योर टीचर इन क्लास टू फाइंड आउट। आपको पता है ये जैसे मेन नदी है, मैंने इमेज के थ्रू समझाया। अब ये मेन नदी ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस में चारों तरफ बट जाती है, तो ये क्या क्रिएट करती है? इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये डेल्टा होता क्या है? ग्रीक जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, A B लिखते हैं, वैसे ग्रीक जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका ये 4th लेटर होता है, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ट्राइंगल जैसा है ना। तो क्योंकि ये डेल्टा का शेप इस तरीके का बनता है इसीलिए इसको हम डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर जब नदी बहकर आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स, जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब बहा कर लाती है, और इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को नजारा मिलता है। ओके, तो ये होता है हमारा डेल्टा। नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो हमने अब कोस्टल रीजन के बारे में जानते हैं, वेस्ट को जानते हैं, फिर ईस्ट को। ओके, सो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। गुजरात से लेके केरला तक ये स्ट्रेच होता है, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। मोस्ट ऑफ द रिवर्स हियर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट। यहाँ पर हमने ये भी स्टेट्स देख लिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से होकर गुजरते हैं। और ये जो बहुत सी नदियां हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, स्विफ्टली फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय alluvial deposit from short rivers and features creeks and estuaries with the Narmada and Tapti estuaries being the largest। यहाँ पर estuaries बनते हैं, मैंने estuaries आपको बता दिए क्या होते हैं, जहाँ पर खारा पानी और नदी का मीठा पानी आकर मिलता है, तो वहां जो जगह क्रिएट होती है उसको हम estuary बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती की जो estuaries है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है। The west coast has many important ports and cities. These have been centers of economic activity for millennia। ये जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट सिटी, जहां से जहाज पे हम सामान लोड करके एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, तो पोर्ट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। हमारे यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये पोर्ट्स, राइट। क्योंकि कुछ भी सामान हमें भेजना है दूसरे देश में तो इन्हीं सिटीज का, इन्हीं पोर्ट्स का यूज किया जाता है। नाउ ईस्ट कोस्ट के बारे में जानते हैं। ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं कैसा दिखता है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ये कहां से कहां तक है? गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी, नीचे तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक है। इट हैज वाइड
प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टास इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी हैं, जैसे चिल्का लेक, पुलिकट लेक। ये क्या होते हैं? ये लगून है। पुलिकट लेक क्या है? लगून। लगून क्या होता है? जब समुद्र का पानी किनारे पर बहकर आता है और उस पानी के बीच में और समुद्र के पानी के बीच में जब रेत जमा हो जाती है तो समुद्र का पानी कट जाता है और वहां पर एक इस तरीके से लगून आपको देखने को मिलता है, जो मेन ओशन से कट के अलग सेपरेट हो जाए वाटर बॉडी, उसको हम लगून कहते हैं। ओके, वो देखने को मिलते हैं। यहाँ डेल्टास बनते हैं क्योंकि हमने अभी देखा कि बड़ी बड़ी नदियां इधर की तरफ बहती हैं, सो वो अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं, राइट। अ लेक और अनदर रिवर, ओवर टाइम दीज सेडिमेंट्स बिल्ड अप फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया। ट्रायंगुलर एरिया एक बनता है, अभी मैंने आपको दिखाया भी, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स क्रिएट फर्टाइल डेल्टास मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है और खेती के लिए जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब आगे हमने कोस्टल एरिया पढ़ लिया। आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? जैसे हमने पेनिनसुला पढ़ा, पेनिनसुला वो एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, है ना, जैसे पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया का, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन। लेकिन अब ये आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो एरिया होता है, लैंडमास होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। सो इंडियन आइलैंड्स के बारे में जानते हैं, आपको पता है इंडिया में भी आइलैंड्स हैं, चलिए पढ़ते हैं। इंडियन आइलैंड्स रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal which form part of India's territory। इंडिया की टेरिटरी के पार्ट है। टेरिटरी मतलब जो इंडिया का लैंड एरिया है उसका ही पार्ट है ये आइलैंड। और कहाँ फैले हुए हैं? अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में। यहाँ इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं जो है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है। ये जो आइलैंड्स है यहाँ की अपना एक यूनिक वाइल्ड लाइफ है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं, कोरल रीफ्स हैं और वोल्केनोज भी आपको देखते हैं। एंशिएंट ट्राइब्स made these islands their home tens of thousands of years ago। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं जो हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। ओके, चलिए दोनों आइलैंड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये एक आइलैंड नहीं है लक्षद्वीप, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं, जो कि एक आर्किपेलागो है। ये कहाँ है? अरेबियन सी में है, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला जो स्टेट है उसके बिल्कुल पास मालाबार कोस्ट है, वहां पर ये लाई करते हैं। इट इज मेड ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल। कोरल एक जीव होता है ना, जिसका खुद का कोई कलर नहीं होता, इसके ऊपर जो जीव रहते हैं वो इसको कलर देते हैं, राइट, और उसके बदले में उसको भोजन देते हैं। तो ये 36 आइलैंड्स हैं जो कोरल के बने हुए हैं और अरेबियन सी में हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहैबिटेड बाय पीपल। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सारे आइलैंड यहाँ पर इनहैबिटेड नहीं है। इनहैबिटेड मतलब सारे में लोग नहीं रहते हैं, और कुछ आइलैंड्स ही हैं इनमें से 36 में से जिन पे लोग रहते हैं, और यहाँ से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और इंडिया यहाँ के बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करता है। ओके, नाउ ये इमेज देख सकते हैं, कोरल रीफ इस तरीके के होते हैं। ये लक्षद्वीप आइलैंड में है, ये कोरल रीफ है अंडमान निकोबार आइलैंड के। A floating dock of Indian Navy near the अंडमान आइलैंड। हमने देखा था पोर्ट कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे, लेकिन ये फ्लोटिंग पोर्ट है इंडियन नेवी का अंडमान आइलैंड के करीब में। ओके, अब अंडमान आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार ये साथ में बोलते हैं। ये भी आर्किपेलागो है, इसमें 500 लार्ज एंड स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड्स है। वोल्केनिक मतलब ऐसे आइलैंड्स जो कभी बहुत पहले, बहुत समय पहले वोल्केनो उसमें से निकला होगा और उससे क्रिएट हुआ है। ओके, इस तरीके से वोल्केनो फ्लो हुआ होगा और जो धरती के अंदर से जो भी लावा निकलता है वो सेटल डाउन होकर एक लैंडमास क्रिएट करता है जिसे हम वोल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये आर्किपेलागो है और वोल्केनिक आइलैंड से है। देयर लोकेशन is very important, they are like outpost of India keeping an eye on the ocean। इसका लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हम आसपास का जो ओशन वाला एरिया उस पर निगरानी रखते हैं। बाकी देशों की क्या एक्टिविटी यहाँ से हमें आसानी से पता चलती रहती है। इट इज होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द अंडमान आइलैंड्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ बहुत सारे फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है। फ्लोरा यानी प्लांट लाइफ, फौना यानी एनिमल लाइफ, और ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पर एक जेल है जिसका नाम है सेल्युलर जेल। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को यहाँ पर बहुत सीवियर कंडीशन, बहुत कठिनाइयों के साथ उस जेल में रखा जाता था। ओके, इट हैज बीन प्रिजर्व्ड टू रिमाइंड अस ऑफ द ट्रेमेंडस सैक्रिफाइसेस दैट आवर फोरफादर्स मेड सो वी कुड बी फ्री। तो ये हमें याद दिलाता है, इनको बहुत संभाल कर रखा गया है उस जेल में यादों के तौर पे, जिससे हम हमेशा याद कर सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे
वाले कितने सेक्रीफाइस किए, तब जाकर हमें आजादी मिली। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लासेस। इसके बारे में, सेल्यूलर जेल के बारे में और इससे रिलेटेड चीजें आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं एन एरियल व्यू ऑफ एक्टिव वोल्केनो ऑन बैरन आइलैंड, द ओनली वन इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो मतलब कि उसमें अभी भी हम देख सकते हैं लावा स्राव होता रहता है, इस तरीके से, है ना, फंक्शन में है, अभी भी इसमें से वोल्केनिक एरप्शन होते रहते हैं। तो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इट समटाइम्स एरप्ट सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू स्काई। इसमें से धुआं निकलते रहता है, लावा निकलते रहता है, कभी कभी आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। तो वोल्केनो के भी टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना बताया मैंने, एक्टिव वोल्केनो, जिसमें से अभी भी लावा, एशेस, जो राख वगैरह है वो निकलती रहती है। नाउ द नेक्स्ट इज डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन। अब वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा मैंने बताया जहाँ नदियां आकर समुद्र से मिलती हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाती हैं, और डेल्टा शेप का होता है, ट्राइंगल शेप का, है ना। सो वेस्ट बंगाल का ये जो रीजन है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम island towards the eastern side of Himalayas via Bay of Bengal, we come to सुंदरबन। सुंदरबन के पास हम आते हैं, ये वाला एरिया है बे ऑफ बंगाल से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ। यहाँ नदियां कौन कौन सी आकर मिलकर डेल्टा बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उसकी जो छोटी सहायक नदियां वो सब मिलकर यहाँ डेल्टा बनाती है। दिस डेल्टा हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, सी एंड लैंड। अबाउट हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया एंड रेस्ट इज इन बांग्लादेश। लगभग आधा इंडिया में लोकेट होता है ये डेल्टा, और बाकी बांग्लादेश में। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। सुंदरबन आर होम टू मेनी स्पीसीज इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से रॉयल बंगाल टाइगर एग्जाम्पल है। डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज। कहाँ पर है ये डेल्टा? देखिए मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये रहा डेल्टा। ओके, ये रहा, राइट। बे ऑफ बंगाल से ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं, राइट। और इमेजेस ही आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ये मेघालय में है। वाटरफॉल इस तरीके से देखने को मिलता है। देन ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है जिसका नाम है शाद सुख मैनसिम फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द खासी पीपल एज अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर। खासी, जयंतिया, गारो, ये जगह है मेघालय में ना, वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। देन लिविंग रूट ब्रिज नियर नौगरियाट विलेज, चेरापूंजी, मेघालय। मेघालय में देखिए किस तरीके से रूट से, पेड़ों की जो जड़ होती है उससे भी ब्रिज जैसा एक क्रिएचर क्रिएट कर दिया है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? लिविंग रूट ब्रिज। कहाँ पर है ये? नौगरियाट विलेज, चेरापूंजी, मेघालय में। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। तो अब नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आ गए इंडिया के, जिधर सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं। ये लास्ट क्लास में हम सारी चीजें कर चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। ये वाला पार्ट इंडिया का है ना। सो द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, स्टे ऑन मैप एज वी मूव टुवर्ड द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ, कैन यू सी गारो, खासी एंड जयंतिया मार्क्ड ऑन द मैप। सो अभी मैंने आपको कहा था गारो, खासी, जयंतिया हिल एरिया है मेघालय प्लेट्यू का। सो वहां पर बहुत सारी लश ग्रीनरी, बहुत तेज बारिश होती है, वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलते हैं, अभी इमेजेस में हमने देखा। एंड दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट, है ना। मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, फॉरेस्ट बहुत घने हैं और यूनिक वाइल्ड लाइफ यहाँ देखने को मिलती है। डोंट मिस आउट। यहाँ पर एक जगह का नाम दिया है, गांव का नाम है मौलीगांव, सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल ऑफ मेघालय। खासी हिल है मेघालय की, वहां पर ये पाए जाते हैं। इज रिनोन्ड एज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। मौलीगांव को क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है, सबसे साफ विलेज कहा जाता है एशिया का। ये जो विलेज है फेमस है फॉर इट्स वेल मेंटेन क्लीनलीनेस, बैम्बू डस्टबिन्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस। द विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स। यहाँ इतनी साफ सफाई है आपको देखने को मिलेगी, बैम्बू के बने हुए डस्टबिन देखने को मिलते हैं, और यहाँ रूट ब्रिजेस इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। अभी मैंने पीछे भी एक दिखाया था, है ना, बहुत सालों में रूट ब्रिजेस बुनते बुनते तैयार होते हैं। ये आप एक और इमेज में ब्रिज देख सकते हैं। यहाँ जो ट्राइबल पीपल हैं उस एरिया के, जो आदिवासी लोग हैं, वो जैसे जैसे जड़ें बड़ी होती जाती हैं पेड़ों की, उसको बुनकर इस तरीके से ब्रिज क्रिएट कर देते हैं जो बहुत मजबूत होती है। नाउ ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब एक छोटी सी समरी दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। सो इंडिया गिव्स इट्स नेम टू द सब कॉन्टिनेंट इट इज अ पार्ट ऑफ। इंडिया नाम दिया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, क्योंकि इंडिया एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इट हैज मैनी डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर। हमारे इंडिया में बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स
इंडिया के हमने बहुत सारे डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स देखे, जैसे स्नोई हिमालय टू हीट ऑफ द थार डेजर्ट, प्लेन जहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू विद अरेबियन सी ऑन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. दीज डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स हैव क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ कंडीशन. यहाँ पे सॉइल हो या फ्लोरा हो, फौना हो, लाइफ हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, ऑन आर रिच कल्चर, बहुत सारी कल्चरल, ये सारी चीजें हमें डाइवर्सिटी में देखने को मिलती हैं. दीज जियोग्राफिकल फीचर्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर सिविलाइजेशन. इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, जो अलग अलग डाइवर्सिटी है कि हमारा जो इतिहास रहा है वो अलग रहा है, हमारी जो सभ्यता विकसित हुई है किस जगह कैसी चीजें कंडीशंस हैं उसी हिसाब से विकसित हुई हैं. सो सिविलाइजेशन को शेप करने में ये जियोग्राफिकल फीचर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, थीम ए इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल. इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये तो थर्ड पार्ट है, वीडियोस बहुत लेंथी हो रही है, नहीं तो मैं इसी में कवर कर देती. जो भी कुछ बचा है इस चैप्टर का, एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेंगे, समरी और नोट्स जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं वो देख लेंगे, और एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था सेम वैसे ही, है ना. सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन अगर अभी तक आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, सभी चैप्टर्स नहीं देखे अदर सब्जेक्ट्स के भी, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विल मीट सून. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.